हेलो बच्चों, वेलकम। तो आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स को एकदम मास्टर करने वाले हैं। पता है, ये सिर्फ बोर्ड्स का फाउंडेशन नहीं है, बल्कि जेईई मेन और WBJE में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक से सीधे 2-3 सवाल आते हैं ना, उनकी जड़ यही है। मतलब सीधे सीधे 8 से 12 नंबर। अगर ये नंबर पक्के करने हैं तो चलो इस फाउंडेशन को बिल्कुल रॉक सॉलिड बनाते हैं। अच्छा, ये तो सबने किया ही होगा, है ना? सूखे बालों में कंघी घुमाई और फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले गए और वो चिपक जाते हैं। कोई जादू है क्या? नहीं, ये जादू नहीं, ये है फिजिक्स, बिल्कुल आपके सामने। इसको कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसी जादू के पीछे का पूरा साइंस आज हम इस रिवीजन में डीकोड करने वाले हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। चार्ज क्या होता है, फिर कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल और आखिर में पहुंचेंगे गॉसेस लॉ और उसकी जबरदस्त एप्लीकेशंस तक। तो शुरू करें। ओके, अब यहाँ पूरा ध्यान। ये जो माइंड मैप है ना, ये इस पूरे चैप्टर की आत्मा है, इसकी सोल है। देखो, सब कुछ शुरू होता है चार्ज से, ठीक है? अब जब दो चार्जेस हैं तो उनके बीच लगेगा फोर्स। कितना फोर्स, ये बताएगा कूलम्ब्स लॉ। पर सवाल ये है कि ये फोर्स दूर से लगता कैसे है? इस कैसे का जवाब है इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब बहुत सारे चार्जेस आ जाते हैं, सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तब फील्ड निकालने का शॉर्टकट, एक तरह का ब्रह्मास्त्र, है गॉस लॉ। ये पूरी कहानी, ये इंटरलिंकिंग समझ गए ना, तो चैप्टर मुट्ठी में है। चलिए तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से। तो सबसे पहले, ये इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर है क्या चीज? इसको ना बिल्कुल मास की तरह समझो। जैसे मास किसी बॉडी की अपनी प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक वैसे ही चार्ज भी पार्टिकल्स की अपनी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स को जन्म देती है। बस एक मेन फर्क है। क्या? मास हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन चार्ज वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अब आते हैं चार्ज की 3 बेसिक प्रॉपर्टीज पर, और इन पर ना सीधे कंसेप्चुअल सवाल बनते हैं। पहला, एडिटिविटी। बहुत आसान है। टोटल चार्ज निकालना है तो सबको उनके साइन के साथ जोड़ दो। दूसरा, कंजर्वेशन। इसका मतलब है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, न क्रिएट होता है न डिस्ट्रॉय। और तीसरा, जो न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे जरूरी है, वो है क्वांटाइजेशन। फॉर्मूला याद कर लो, Q = NE। इसका मतलब क्या है कि चार्ज हमेशा E यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के छोटे छोटे पैकेट्स में ही ट्रांसफर होता है। जैसे आप 1 पेन, 2 पेन या 10 पेन खरीद सकते हो, पर कभी 1.5 पेन नहीं खरीद सकते। बिल्कुल वैसे ही चार्ज 1E, 2E या -5E हो सकता है, पर कभी 1.5E नहीं हो सकता। ये जो n है ना, ये हमेशा एक इंटीजर ही होगा, हमेशा। ठीक है, तो अब हमें पता है कि चार्जेस होते हैं और ये एक दूसरे पे फोर्स भी लगाते हैं। लेकिन सवाल ये है, कितना फोर्स? इस कितना का जो क्वांटिटेटिव जवाब है ना, वो देता है कूलम्ब्स लॉ। ये वो बुनियादी नियम है जो दो रुके हुए यानी स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को गवर्न करता है। और ये रहा इसका मैथमेटिकल रूप। फोर्स जो है वो चार्जेस के प्रोडक्ट Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उनके बीच के डिस्टेंस r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सिंपल। ये जो कांस्टेंट k है, वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बोर्ड एग्जाम्स के लिए स्केलर फॉर्म से काम चल जाएगा, लेकिन अगर जेई या WBJE टारगेट कर रहे हो तो वेक्टर फॉर्म नॉन नेगोशिएबल है। क्यों? क्योंकि वहां सवाल आएंगे जहां चार्जेस ट्राइंगल या स्क्वायर के कोनों पर रखे होंगे। तब नेट फोर्स निकालने के लिए वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, और उसके लिए डायरेक्शन चाहिए, और डायरेक्शन वो सिर्फ वेक्टर फॉर्म ही देगा। ये टेबल, इस पर तो स्टार मार्क लगा लो। बोर्ड्स में 3 नंबर का गारंटीड सवाल है ये। कूलम्ब्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में कंपैरिजन। देखो, सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं, पर फर्क जमीन आसमान का। ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव होती है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी। इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है, ग्रेविटी नहीं करती। और सबसे बड़ा फर्क स्ट्रेंथ का। अगर 2 प्रोटॉन्स के बीच की बात करें ना, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻46 गुना, 10 के आगे 36 जीरो, इतना ज्यादा स्ट्रांग है। सोच सकते हो? इसी से पता चलता है कि एटॉमिक लेवल पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना डोमिनेंट है। तो अब हमें चार्जेस के बारे में पता है,
उनके बीच के फोर्स के बारे में भी पता है। अब अगला सवाल, ये चार्जेस दूर से ही एक दूसरे से बात कैसे करते हैं? बिना टच किए फोर्स कैसे लगा लेते हैं? यही सवाल हमें लेके आता है अगले कॉन्सेप्ट पर, द इलेक्ट्रिक फील्ड। सोचो, हर चार्ज ना अपने चारों तरफ एक इलाका बना लेता है, एक फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस। जैसे वाईफाई राउटर अपने आसपास एक नेटवर्क बनाता है। अब जैसे ही कोई दूसरा चार्ज इस इलाके में एंटर करता है, उस पर एक फोर्स लगने लगता है। और मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करते हैं? किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है उस पॉइंट पर रखे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स। सिंपल। ये दो फॉर्मूलाज इलेक्ट्रिक फील्ड की जान हैं। पहला, E = F/Q0, ये तो सीधा डेफिनेशन से आ गया। और दूसरा, E = KQ/R², ये यूज होता है जब आपको एक सोर्स चार्ज Q से R दूरी पर फील्ड निकालना हो। और हाँ, हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज की तरफ हमेशा अंदर की तरफ। अब इस फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए हम कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाते हैं, जिनको कहते हैं फील्ड लाइंस। इनकी प्रॉपर्टीज में से जो तीसरी प्रॉपर्टी है ना, वो सबसे जरूरी है। और ये बहुत कॉमन सवाल है, डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती? क्यों नहीं काट सकती? सोचो, अगर वो काटेंगी तो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी। एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन, ये तो हो ही नहीं सकता। इट्स फिजिकली इम्पॉसिबल। अच्छा, अगर एक ही पॉइंट पर बहुत सारे चार्जेस अपना अपना फील्ड लगा रहे हैं, तब क्या होगा? इसका जवाब है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये कहता है कि उस पॉइंट पर जो टोटल फील्ड होगा ना, वो सभी इंडिविजुअल चार्जेस के फील्ड्स का वेक्टर सम होगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, वेक्टर सम। सिंपल एडिशन नहीं, डायरेक्शन के साथ एडिशन करना है। चलो, अब आते हैं एक बहुत ही खास और फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले सिस्टम पर, द इलेक्ट्रिक डायपोल। बोर्ड्स हों या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहाँ से सवाल पक्का बनता ही बनता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या? ये एक सिस्टम है जिसमें दो बराबर लेकिन ऑपोजिट चार्जेस +Q और -Q बहुत कम दूरी 2a पर रखे होते हैं। इसकी ताकत को हम नापते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P से। फॉर्मूला है चार्ज यानी Q मल्टीप्लाइड बाय उनके बीच का डिस्टेंस यानी 2a। अब एक बात, जहां सबसे ज्यादा गलती होती है उसको नोट कर लो। इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। केमिस्ट्री में उल्टा होता है, उसे कंफ्यूज मत करना। देखो, इस डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, उसके डेरिवेशंस बोर्ड्स के लिए जरूरी हैं। लेकिन जेईई मेन और WBJEE के लिए फाइनल रिजल्ट सबसे जरूरी हैं। एक्सियल पॉइंट पर फील्ड है 2kp/r³ और इक्वेटोरियल पॉइंट पर है kp/r³। और यहीं से निकलती है एक सुपर ट्रिक। एक छोटे डायपोल के लिए सेम डिस्टेंस पर एक्सियल पॉइंट का फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट के फील्ड का ठीक डबल होता है। बस ये 2:1 का रेशियो याद रखो, MCQs में कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा आंसर। अब सोचो, अगर इस डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा? नेट फोर्स उस पर 0 लगेगा, क्योंकि +Q पर जितना फोर्स आगे लगेगा, -Q पर उतना ही पीछे। लेकिन ये दोनों फोर्स मिलकर उसे घुमाने की कोशिश करेंगे। इसी घुमाने वाले इफेक्ट को हम कहते हैं टॉर्क। फॉर्मूला है टॉर्क = PE sin थीटा या वेक्टर फॉर्म में P × E। ये टॉर्क सबसे ज्यादा कब होगा? जब डायपोल फील्ड के परपेंडिकुलर हो, यानी थीटा 90 डिग्री। और 0 कब होगा? जब वो फील्ड के पैरेलल 0 डिग्री स्टेबल इक्विलिब्रियम या एंटी पैरेलल 180 डिग्री अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो। अभी तक हमने जो भी पढ़ा, कूलम्स लॉ, वो पॉइंट चार्जेस के लिए बहुत अच्छा है। पर सोचो, अगर आपके पास एक पूरी चार्ज शीट हो या एक चार्ज्ड स्फीयर हो, तब कैलकुलेशन इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि बस पूछो मत। और यहीं पर एंट्री होती है एक नए और बहुत बहुत पावरफुल टूल की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ। बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है कि किसी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली यानी परपेंडिकुलर गुजर रही हैं। एक एग्जाम्पल से समझो, मान लो बारिश हो रही है, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपने एक बाल्टी रखी है, ये हो गया एरिया। अब बाल्टी में कितना पानी आएगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि बारिश कितनी तेज है, बाल्टी कितनी बड़ी है, और आपने बाल्टी को सीधा रखा है या टेढ़ा, है ना? बस यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। फॉर्मूला है phi = EA cos थीटा। और अब आते हैं उस लॉ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 4 स्तंभों में से एक है, गॉसेस लॉ।
ये लॉ कहता है कि किसी भी बंद सरफेस से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करता है कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है, यानी Q enclosed। फॉर्मूला है फ्लक्स इज इक्वल टू Q enclosed डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ 2 गोल्डन रूल्स हैं, हमेशा याद रखना। पहला, सरफेस हमेशा क्लोज्ड होनी चाहिए, और दूसरा, हमें सिर्फ अंदर वाले चार्ज से मतलब है। बाहर क्या हो रहा है उससे गॉसेस लॉ को कोई लेना देना नहीं। गॉसेस लॉ का असली जादू तब दिखता है जब हम इसे सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इसकी 3 स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस हैं और इनके रिजल्ट्स आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। अब एमसीक्यूज के लिए 2 गोल्डन रूल्स सुनो। पहला, एक लंबी इन्फिनाइट चार्ज्ड शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता है, वो दूरी पर डिपेंड नहीं करता। और दूसरा, सबसे जरूरी, किसी भी चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हमेशा 0 होता है। चलो आखिरी में एक रैपिड फायर रिवीजन हो जाए। सबसे जरूरी टेकअवेज। पॉइंट नंबर 1, चार्ज क्वांटाइज्ड है, Q इक्वल्स NE। पॉइंट नंबर 2, कूलम्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ है, लेकिन ज्यादा चार्जेस के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करो वेक्टर एडिशन के साथ। पॉइंट नंबर 3, डाइपोल पर यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स इक्वल 0, पर टॉर्क 0 नहीं होता। पॉइंट नंबर 4, सिमेट्री दिखे, लाइन, शीट या स्पेयर, तो गॉसेस लॉ आपका सबसे अच्छा दोस्त है। और आखिरी गोल्डन रूल, पॉइंट नंबर 5, चार्ज कंडक्टिंग शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0। ये 5 पॉइंट्स आपको 80% से ज्यादा सवाल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे आराम से। और आखिर में ये रही आपकी फॉर्मूला शीट। ये आपका अल्टीमेट रिवीजन टूल है। यहाँ पर रुक कर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, प्रिंट करवा लो। याद रखो, ये फॉर्मूले सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, ये वो भाषा है जिसमें नेचर, कुदरत हमसे बात करती है। इन्हें मास्टर कर लो और आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। आपकी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहो और मैं मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में। जय हिंद।